साथ अस्सलाम वालेकुम जर्नलिस्ट्स, कैसे हैं आप? और उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। और जिस तरह के रमज़ान मुबारक की आमद है और इस मुबारक महीने में जहाँ पर इबादत में मशगूलियत होती है और इंतज़ार होता है इस मुबारक महीने का, तो वहाँ पर ही अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और ये कि रमज़ान से पहले यानी रमज़ान की आमद से पहले कुछ ऐसे मरीज़ जो कि क्रोनिक पेशेंट है, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है यानी ब्लड प्रेशर हाई है या कोई और भी बीमारी है जिसकी वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो रमज़ान से पहले उन्हें क्या करना है, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मशहूद सद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब कंसल्टेंट हैं इन एंडोक्राइनोलॉजी, और आज हम इनसे पूरी डिटेल में पूछेंगे कि किस किस तरह से जो पेशेंट हैं वो अपना ख्याल रख सकेंगे रमज़ान में, मगर उससे पहले जो रमज़ान से पहले जो तैयारी की जाती है वो उन्हें क्या करनी है। जी डॉक्टर साहब। जी रमज़ान में देखिए कि ये जो है बहुत ही अहम महीना होता है और इसमें तकरीबन हर मुसलमान जो है रोज़ा रहने की कोशिश करते हैं। जी। तो तकरीबन इस दुनिया में तकरीबन 116 मिलियन मुस्लिम्स हैं। जी। तो उसमें यानी डायबिटीज पेशेंट्स, तो तकरीबन इसमें से 80 से 90% लोग स्टडीज बताते हैं कि रोज़ा रखते हैं। तो इसलिए बहुत ही अहम है कि इन लोगों को जो है सही तरीके से एजुकेशन मिले रमज़ान से पहले, ताकि सेफ रोज़ा कैसा रहा जाए, तो ताकि वो लोग रोज़ा एंजॉय करें और इसमें रिस्क काफ़ी कम हो जाए। और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि कौन से वो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, मरीज हैं जो रोजा रह सकते हैं और जिसको रोजा नहीं रहना चाहिए। जी, ये बहुत ही अहम चीज है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि भाई पेशेंट्स के शुगर बहुत ही अनकंट्रोल होती है, उसके बावजूद भी रोजा रखते हैं लोग। तो इसीलिए जो है उसको रिस्क कम करने के लिए, उसके गाइडेंस के लिए काफी सारे गाइडलाइंस, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं। खासकर हमारे मिडिल ईस्ट में जो है रमज़ान एंड डायबिटीज की एक अलायंस बनी है, जिसको हम दार बोलते हैं, डायबिटीज एंड रमज़ान अलायंस। ठीक है। और वो लोग जो है इंटरनेशनली जो है इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और एक इदारा है, तो उनके साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छे गाइडलाइंस पब्लिश करे हैं। तो उसके अंदर एक काफी सारी चीजें हैं कि रमज़ान से पहले क्या होना चाहिए, असेसमेंट कैसा होना चाहिए, पेशेंट को क्या क्या चीजों को जो आप देखना जरूरी है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है। तो अगर वो रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो लोग रोजा रह सकते हैं या नहीं रह सकते, तो उसमें ये आते हैं। जैसे आपने कहा कि रोजा कुछ रख सकते हैं, उसमें फिर आप जैसे तो इसको हम बोलते हैं रमज़ान स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन। जैसे हर डायबिटीज पेशेंट को डायबिटीज एजुकेशन मिलता है। ठीक है। तो डायबिटीज एजुकेशन बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई पेशेंट को डायबिटीज के बारे में मालूमात होती हैं। ठीक है। कि आपकी शुगर आपको कैसे चेक करना है, शुगर किसको लो बोलते हैं, किसको ज्यादा बोलते हैं, तो ज्यादा होने पर आपको क्या करना है, लो होने पर आपको क्या करना है, और आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी होना चाहिए। तो ये पूरा एजुकेशन की तालीमात का नाम डायबिटीज एजुकेशन है। तो जो हम हर साल पेशेंट को जो है उसकी तालीमात की रिवाइज करते रहते हैं। तो उसी तरह रमजान से पहले जो हजरात जो रोजा रहना चाह रहे हैं, तो उनके लिए डायबिटीज एजुकेशन काफी जरूरी है। ठीक। तो मगर डॉक्टर साहब इससे पहले जैसे आपने कहा कि जो रोजा रखना चाहते हैं, मगर उससे पहले जैसे आपने कहा कि 3 कैटेगरीज कर दी जाती है, आप भी तो पेशेंट्स को बताते हैं कि आप रोजा रख सकते हैं, आप नहीं रख सकते, आप ज्यादा रिस्क पर हैं, तो वो पूछना चाहूंगी कि वो क्या है। उसी पे आ रहा हूँ जी। तो सबसे अहम यानी उसके 8 कंपोनेंट्स एजुकेशन के, तो उसके अंदर सबसे पहला रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी पेशेंट का रिस्क कैलकुलेट करना है जी। कि ये पेशेंट सेफली रोजा रह सकते हैं, जो भी हैं जो भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, क्या रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो रिस्क कैलकुलेटर्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर काफी सारे सवालात होते हैं, जिसके बिना पर जो है उस पर पॉइंट्स दिए जाते हैं और टोटल स्कोर किया जाता है। तो एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम कैसा बना दिया है, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है। तो जो हजरात का रिस्क कम है, जिसके रिस्क फैक्टर्स कम है, यानी उनके अगर 0 से 3 के अंदर उनके रिस्क स्कोर है, तो वो लोग सेफली रोजा रह सकते हैं, वो लोग ग्रीन कैटेगरी में। ठीक है। और जिसके पॉइंट 6 से जायद हैं, 6 से ज्यादा हैं, तो वो लोग रेड कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोगों को रोजा नहीं रखना चाहिए। अच्छा, जो रेड कैटेगरी में है उन्हें रोजा नहीं रखना। जी, इस गाइडलाइंस में अच्छी बात ये हुई है कि ये लोग जो है मेडिकल मशवरे के अलावा यानी
उलमाओं का भी जो है उसके अंदर शामिल किया गया उसके अंदर, तो वो लोग भी सेम उसी लाइंस पर गाइडेंस दे रहे हैं हमको। तो उलमा वो इंटरनेशनल शरिया काउंसिल के हैं और मुफ्ती ऑफ इजिप्ट हैं। लेकिन अगर कोई शख्स फिर भी इसके बावजूद भी अगर रोजा रखना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने लोकल जो भी इमाम हैं, जो आप जिसके ऊपर आप जिससे आप राब्ता रखते हैं, उनसे आप पूछें, दरियाफ्त करें। तो आपके डॉक्टर से भी पूछें कि आप इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आपको रोजा रहना रिस्की है तो फिर आप इसको मजीद आप इस पर सोचना, गौर और फिक्र करना जरूरी है। ठीक है। तो रिस्क सर्टिफाई जो करते हैं 3 कैटेगरीज में बेसिकली डालते हैं। तो इसमें बेसिकली रेड कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? तो खासकर वो पेशेंट्स आते हैं जिसकी शुगर बिल्कुल ही अनकंट्रोल है। अच्छा, ठीक है। खास और लेवल भी बहुत हाई, जैसे कि अगर मसलन अगर किसी की शुगर रमजान से पहले ही 300 के आसपास अगर चल रही है तो ये तो काफी अनकंट्रोल होगी, इसमें तो रोजा नहीं रहना है एक्चुअली। ठीक है। या फिर टाइप 1 डायबिटीज अगर पेशेंट्स हैं जो मल्टीपल इंसुलिन इंजेक्शंस पे हैं, अच्छा, और जिसको रिसेंटली ही जो है बार बार एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में हाई शुगर की वजह से, जिसको हम जो कॉम्प्लिकेशन होता है टाइप 1 डायबिटीज में, जिसको हम डीके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं, खासकर ऐसे पेशेंट्स को तो हम रोजा नहीं रहना है। इसलिए एग्जम्पशन है क्योंकि कुरान खुद कह रहा है कि भाई जो लोग मरीज हैं, जो लोग सफर में हैं, उनके लिए जो है उसमें रोजा रहना यानी उसको इधर दूसरी तरीके से पूरी कर सकते हैं, दूसरे वक्त में पूरी कर सकते हैं, या फिर फिदिया दे सकते हैं आप। तो डायबिटीज का जो मर्ज होता है, खासकर ऐसे मरीज जो बहुत सारे दवाओं पर हैं और ज़ईफ भी हैं, या बहुत सारे बीमारियां हैं, साथ में हार्ट की बीमारी है, दूसरी बीमारी है, तो ये लोग भी उस एग्जम्पशन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। इसके बावजूद भी लोग रहना चाहते हैं रोजा, तो हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, तो हम उनको पूरी तालीमात देते हैं जिसके अंदर उनको रिस्क बताया जाता है, नंबर 1। उसके बाद दूसरे जो एजुकेशन के जो पॉइंट्स हैं, हम उसमें ये बता देंगे भाई आपको शुगर इसमें मॉनिटर कैसा करना है, कितने वक्त मॉनिटर करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो आइडियली जो असेसमेंट होना चाहिए पेशेंट का, रमजान से 1-2 महीने पहले आप अपने डायबिटीज के डॉक्टर से, फिजिशियन से या इंटरनल मेडिसिन के जो भी आपके डॉक्टर हैं, उनसे आपको राब्ता मिलना जरूरी है। ठीक है। तो वो लोग आपके ब्लड टेस्ट, आपकी हिस्ट्री, अगर आप पहले भी रोजा रहे हैं तो उसमें क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस कुछ पेश आई थी, या आप आसानी से रोजा रहे, वो सब चीजों को री करते हैं। उसके हिसाब से फिर हम जो है बताते हैं कि भाई आपको रोजा किस तरीके से रहना चाहिए, आपकी शुगर कितनी है, आपको क्या करना है। तो अमूमन तौर पे जो है कम से कम 2 से 5 मरतबा आपको शुगर चेक करनी होती है रोजे के दौरान। कंट्रोल नहीं है, जिसकी कंट्रोल भी है तो वो तो कम से कम 2-3 बार उनको भी करना ही है। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है तो कम से कम 5 से 6 मरतबा करनी होती है उनको, वो ज्यादा मॉनिटर करना पड़ता है उनको। सही जी। तो अगर कोई पेशेंट है जो खाली 1 या 2 टैबलेट्स पर है, जिससे शुगर गिरती नहीं हो, जैसे कि ग्लूकोफेज है या जेनोविया है, ये काफी सेफ मेडिसिन है, इसमें आपकी शुगर गिरती नहीं है, तो ऐसे हजरात को ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। ठीक। अगर इनकी शुगर भी सही है, HbA1c भी जो है इनका 8% से कम है, तो उनको उतना रिस्क नहीं होता है, ये लोग ग्रीन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। इसके ब्लड से अगर कोई 4 से 5 मेडिसिन पे है, इंसुलिन भी अगर है, तो उनको जरूरी है कि भाई इंसुलिन किस वक्त पर लें, इंसुलिन कितना कम करना है, दूसरे दवाओं को एडजस्ट कैसे करना है, तो इसका पूरा डॉक्टर, आपके जो डॉक्टर है वो आपको बताएंगे डिटेल में। ठीक है। तो शुगर कब चेक करनी है? सबसे अहम है इफ्तार से पहले। ठीक है। और सबसे बड़ा जो है एक ख्याल, एक मिथ है कि भाई शुगर चेक करने से रोजा टूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको शुगर चेक करने से रोजा नहीं टूटता है, ये फतवा है और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इफ्तार से पहले चेक करना जरूरी है। ठीक है। इफ्तार के यानी आप जब इफ्तार कर लेते हैं और जब आप खाना खा लेते हैं, खाने के 2 घंटे के बाद। अच्छा, ठीक है। और आप जो है सुबह में जो है मसलन आप सहरी कर लिए, सहरी के 1-2 घंटे बाद अगर चेक करना चाह रहे हैं, तो मैं जनरल बता रहा हूँ कि औकात कौन से हैं। मिड डे यूजुअली बोलते हैं कि 12-1 बजे भी एक बार चेक कर लें, फिर असर के बाद एक बार चेक कर लें। तो ये 4 से 5 औकात हैं, इसमें आप चेक करना है। तो अब ये शुगर तो आप चेक कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल कैसा होगा, यानी अगर आप फर्ज करिए आपकी शुगर रोजे के दरमियान आप रोजा हैं, आपकी शुगर 300 के ऊपर है जी, तो इस हालत में आपको रोजा तोड़ना है। अच्छा जी, ये मेडिकल एडवाइस है, ये गाइडेंस है, और सभी का इस पर इजमा है कि ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन है। क्योंकि 300 से ज्यादा अगर है किसी भी शख्स की डायबिटीज, तो उनको रोजा तोड़ना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, शुगर ज्यादा होने से उनकी पूरी बॉडी की जो फ्लूइड्स लॉस ज्यादा हो जाती है। ठीक है। उसके बाद और मजीद बढ़ सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस वगैरह जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो सकते हैं। तो इस वजह से उनको रोजा तोड़ना जरूरी है। या फिर शुगर लो हो गई, मसलन किसी भी वक्त जी आपकी शुगर 70 से नीचे हो गई या 3.9 मिलीमोल से नीचे हो गई, तो आपको रोजा तोड़ना है।
हत्ता कि अगर आप सिर्फ 10 मिनट हैं इफ्तार के लिए तो भी आपको रोजा तोड़ना है। अच्छा। ये बहुत अहम चीज है, क्योंकि अगर शुगर अगर एक बार आपको या फिर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, या फिर सर में दर्द हो रहा है और आपकी शुगर काफी लो है, तो फिर आपको रोजा तोड़ने में आपके लिए सलामती है। अच्छा। तो ये दो बहुत अहम चीज हैं, याद रखना जरूरी है। या फिर आपको किसी चीज, आप कुछ बुखार है, सर्दी है, खांसी है, तो फिर आपको तो रोजा नहीं रहना है, क्योंकि आप बीमार हैं। उस हालत में तो शुगर बहुत ही फ्लक्चुएट होती है, तो उसमें नहीं रहना है। तो ये अहम चीज पेशेंट्स को याद रखना जरूरी है कि कब रोजा तोड़ना है, किस सिचुएशन में, और कितनी बार मॉनिटर करना है, तो उनकी शुगर के हिसाब से मुताबिक होती है। ठीक, जैसे आपने बताया कि अगर अनकंट्रोल, ज्यादा अनकंट्रोल है तो 4 to 5 या 5 to 6 जो 5 से 6 मरतबा आप ब्लड शुगर चेक, और अगर कोई मेडिसिन पर अगर किसी की कंट्रोल भी है उसे भी 3 से 4 बार या 2 से 3 तो मिनिमम करना जरूरी है। क्योंकि अक्सर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें एक रीजन है। क्यों? अक्सर हमारा जो इफ्तार होता है वो बहुत ही तगड़ा इफ्तार, हैवी इफ्तार होता है, यानी वक्त वाहिद में 1500 कैलोरीज तक का खाना जो है खा लेते हैं लोग, मालूम नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे शुगरी यानी जूसेस होते हैं। खजूर पर भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो काफी सारे फ्रूट्स होते हैं, काफी सारे मीठे चीजें, पकवान होता है, क्योंकि रमजान एक्चुअली क्या है, रमजान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हो, वो फास्टिंग का महीना है, लेकिन हम उसको फीस्टिंग का महीना बना दिए, उसको चेंज कर दिए। तो काफी सारे इफ्तार पार्टीज होते हैं, काफी सारा पकवान होता है, लोगों में अंदर जो है नेकी करने की जो है जद्दोजहद काफी बढ़ जाती है, लोगों को खिलाना बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन साथ ही साथ हम ये देखना जरूरी कि हम हेल्दी खाना खाएं। हम ये नहीं खाएं कि हम अपना जो डाइट है पूरी बिगाड़, यानी आपके पास दूसरे ऑप्शन हैं। ठीक, आप भी जूस पी सकते, लेकिन ऐसे जूस बना सकते जिसमें कैलोरीज कम है। तो जैसे हमारी थोड़ी ट्रेडिशन भी ऐसी है कि बहुत हाई जो कैलोरी डाइट, बिल्कुल बहुत ज्यादा शुगर डाल के जो है काफी जूसेस बनते हैं। तो इसका खास ख्याल रखना है कि भाई हमारी डाइट 1500, 1600, 1800 कैलोरीज नहीं होने। अब आप देखिए वो स्टडीज हुए हैं, तो अक्सर उसमें दिखाया जाता है कि जैसे जो डायबिटीज के पेशेंट जो रोजा रहते हैं, 2% से उनकी शुगर गिरना शुरू होती है। गिरना मतलब तो 70 के नीचे नहीं, लेकिन कम होना शुरू होती है। इफ्तार से पहले बहुत ही कम रहती है। ठीक है, जैसे ही इफ्तार हो गया तो ऐसा सडन जो बढ़ जाती है शुगर, 300, 400 चली जाती है। इसलिए शुगर चेक करना जरूरी है। ठीक, यानी आपकी शुगर 200 के ऊपर जा रही है तो इसका मतलब आपका खाना सही नहीं है, आप बहुत ज्यादा खाना खाएं, उसको कम करने की जरूरत है। ठीक, रमजान एक बेहतरीन मौका है हमारे पास ताकि हम अपना वजन कम करें। अच्छा, रमजान ये एक किस्म का इंटरमिटेंट फास्टिंग है जी, और इससे काफी फायदे हैं। इससे हमारा बॉडी जो है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बिल्कुल, खासकर वो पेशेंट जो वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही आइडियल, बहुत ही सही वक्त है। आप अपना इफ्तार सही करें, हस्बे मामूल सहरी भी सही करें, यानी 1500 से 1800 कैलोरी तक का प्लान रखें, उसमें तो इंशाल्लाह डेफिनेटली इसमें वजन कम होता है। ठीक, और इसमें क्योंकि फ्यूल हमारा ग्लूकोज के बजाय फैट्स, लिपिड्स इस्तेमाल होता है, उससे हमारी बॉडी को काफी बेनिफिट होता है। ठीक, तो फैट बर्न होता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट होता है, तो आपका जो है वजन कम होता है इसमें। तो ये बहुत अहम महीना है। तो इसमें हमको चाहिए कि थोड़ा सा प्रिंसिपल लाए इसके अंदर, थोड़ा सा जो है सेंसिबली जो है खाना, या जिसको बोलते हैं सेंसिबल ईटिंग, तो सेंसिबल ईटिंग होना जरूरी है। कभी कभार आप खा रहे हैं कुछ समझ में आता है, लेकिन हमेशा दाइमन हर दिन ऐसा खाना बहुत ही खतरनाक होता है। ये भी हम आपसे पूछेंगे कि एक छोटा सा प्लान जो है, डाइट प्लान है, वो भी एंड में जरूर पूछेंगे जी। मगर ये कि जैसे कि आपने बताया कि इसमें जो प्री रमजान जो है, एक तो आपने बता दिया कि उसमें फॉलो वो करना, अपने टेस्ट वगैरह कराना, डॉक्टर से कंसल्ट करना, किसी मेडिसिन क्या है, तो डायबिटीज। तो अब ये पूछना ही चाहूंगी कि आपने वो लेवल भी बता दिए, मगर इसके अलावा और क्या उन्हें सिम्टम्स क्या हों, अलामतें क्या होती हैं अगर इस तरह का जो अनकंट्रोल हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादा हो गया या बहुत कम हो गया, तो जैसे आप बताया, मगर बहुत ज्यादा हो जाता है तब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा मसला यह है कि 300 के ऊपर जब शुगर जाती है, ठीक है, तो उतनी ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते जैसे कि लो के जितने के ड्रामेटिक सिम्टम उतने नहीं आते, लेकिन अक्सर नजर में कुछ फर्क पड़ जाता है, नजर कम दिखाई देना शुरू होता है, क्योंकि शुगर ज्यादा होने से, या फिर सर में दर्द वगैरह हो सकता है, या फिर आपको महसूस होता है कि आपके बॉडी में बहुत ही कमजोरी, बहुत ही थकान आपको महसूस हो रही है, तो आप शुगर चेक करें, काफी ज्यादा रहती है उसमें। ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा पेशाब आ रहा है, काफी ज्यादा भूख भी लग रही है, तो ये भी उसके शुगर के ज्यादा होने की, यानी बहुत ही एडवांस, बहुत ही ज्यादा शुगर हो रही है। तो
अगर बहुत ही ज्यादा शुगर होगी तो फिर कंफ्यूजन यानी कॉन्शियस लेवल भी पर भी असर पड़ सकता है। सही। तो इसीलिए चेक करना जरूरी है ताकि हम सेफ साइड रहें, ताकि हमारी शुगर 300 के ऊपर ना जाए। ठीक जी जी। तो इसके अलावा जो है रमजान से पहले जो हम एडवाइस देते हैं पेशेंट्स को, जी, जो हम रमजान स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन होते हैं, उसके अंदर हम डाइट के बारे में बताते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताया, फ्लूइड्स खासकर जो है यानी पानी वगैरह जो है कम से कम जो है अच्छा यानी 2.5 से 3 लीटर पानी पीना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ इफ्तार से लेकर सहरी तक का वक्त होता है पानी पीने के लिए। तो इसमें अगर हम भूल चूक से अगर कम पानी पिए तो फिर बहुत बड़ा उसमें मसला हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि बार बार आप पानी पिए। और दूसरी चीज एक्सरसाइज, लोग इसके बारे में एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई हम लोग अब जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं यानी अगर कोई नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके लिए उतनी कोई ममानित नहीं है। लेकिन कोई हैवी एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं रोजे में तो वो रोजे के दरमियान ना करें। बेहतर है कि आप इफ्तार की बात करें हैवी अगर एक्सरसाइज करना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है अगर आप रोजे के दरमियान अगर आप करें, या जैसे कि मतलब आप सुबह एक्सरसाइज कर लिए तो सारा दिन आपको जो है आप जरा जो है आप शुगर लो होना शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइज के बाद अक्सर जरा शुगर लो हो जाती है और बॉडी के फ्लूइड्स भी आपके कम हो जाएंगे। तो आपको इफ्तार होते होते आपको काफी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई आप इफ्तार के बाद ही नॉर्मल वॉक करना है, आप उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी वॉकिंग भी अगर करना है तो असर के बाद ना करें। असर से लेकर मगरिब तक का वक्त काफी जो है शुगर लो होने का वक्त होता है। अच्छा, इस वक्त हम बोलते हैं कि पेशेंट्स को वॉक पे भी ना जाएं और सोए भी ना, नींद भी ना करें। क्योंकि हो सकता है शुगर लो हो जाए, आपको एकदम थकान महसूस और आप सो गए, हो सकता है वो शुगर लो होने की अलामत थी और आप काफी लोगों की पता भी नहीं चला। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए ये समझा जाता है कि हम रेस्ट कर लें, जो है तो उस वक्त सोना नहीं है। जी, अच्छा, एहतियातन आप चेक करके सोना है तो वो अलग बात है। लेकिन फिर भी यानी बगैर अगर कोई भी आपके अराउंड में कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, तो उस वक्त पे तो आप जरा एहतियात रहना जरूरी है। तो सोना भी जरा उस वक्त अच्छी नहीं, खासकर इफ्तार से पहले का वक्त, तो ये जरूरी होता है। जो डायबिटीज है, शुगर के मरीज हैं, बिल्कुल। तो ये डाइट के ऊपर बात करते हैं। डाइट के ऊपर तो और बताऊंगा मैं। एक्सरसाइज की होगी। अब एक्सरसाइज में और एक चीज बोलना चाहूँ कि तरावी खुद एक किस्म की एक्सरसाइज है। अक्सर लोग तरावी पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी सुन्नत है। तो क्योंकि इसमें तरावी में बार बार आपको उठना होता है, झुकना होता है, बैठना होता है, सजदा करना होता है। तकरीबन 40 मिनट से 1 घंटा हो जाता है। बाज ममालिकों में जैसे कि 20 रकात तरावी पड़ी जाती है, तो वहां पे तो और ज्यादा शदीद आपकी एक्सरसाइज होती है। तो तरावी एक किस्म की एक्सरसाइज है और अगर आप तरावी पढ़ रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए काफी अच्छी भी है। लेकिन इसमें हमको खास ख्याल रखना है कि आप हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखें। अच्छा, पानी आप पीते रहें हमेशा इस दौरान। और आप जो है शुगर का यानी शुगर लो होने पर जो शुगर के जो आप ट्रीटमेंट देते हैं वो भी आप साथ में रखें। क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान अगर आपको लगा कि आप भूख लग रही है, आपकी शुगर कम हो रही है, तो आपको जो है बीच में आप कुछ स्नैक भी ले सकते हैं उस दौरान में। तो अक्सर हम पेशेंट बोलते हैं कि तरावी में आप जो है इसका ख्याल रखें। ठीक जी। तो इसमें अगर आप ऐसे पूछा जाए कि जो शुगर के मरीज हैं वो एक्सरसाइज जो रमजान में करते हैं उन्हें वॉक कम एक्सरसाइज ही करनी चाहिए? होता तो यही कि काफी सारे लोग एक्सरसाइज बिल्कुल ही कम करते हैं जी। क्योंकि इसमें हमारे सोने के जो औकात होते हैं पूरे चेंज होते हैं जी। तो हमारी नींद जो उमूमन जो आम दिनों में जो है तकरीबन रात में 11-12 बजे से लेकर जो सुबह में जो 5-6 बजे होती है वो नींद इसमें हमें डिस्टर्ब हो जाती है। हमको सुबह में सहरी के लिए उठना पड़ता है। फिर यहाँ पर खासकर मिडिल ईस्ट में जो है आपके जो काम करने की जो टाइमिंग है वो भी कम किए जाते हैं ताकि आपको रेस्ट ज्यादा मिले। तो फिर आप सहरी के बाद फिर आप 1-2 घंटे नैप लेते हैं, फिर आप ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी जाके आने में थक जाते हैं, फिर आप दोपहर में 1 घंटे की नैप लेते हैं। तो आपकी नींद पूरी फ्रैगमेंटेड हो जा रही है, आप चेंज हो जा रही है इसके अंदर नींद के पैटर्न। ठीक है, तो वो असल होता है इसके अंदर। तो उस वजह से जो है काफी इसमें जो है फर्क पड़ता है। ठीक जी। इसमें अब अगर हम मेडिसिन का पूछे हम आएंगे। अच्छा, और भी जैसे पानी का आपने बता दिया, एक्सरसाइज का बता दिया, डाइट का भी थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि डाइट तो वही है, आमतौर पर ये कहा जाता है कि शुगर के जो मरीज हैं जो वो नाश्ता कर रहे हैं उस तरह की सहरी करें और जो डिनर में लेते हैं उसी तरह का, कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं। तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसमें मजीद और इंफॉर्मेशन के लिए मैं और एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि एक खास कर एक एप्लीकेशन बनाया गया है डायबिटीज पेशेंट जो रमजान में फास्ट करना चाह रहे हैं, और अब वो एप्पल पर भी है, गूगल में भी है, इसमें आपके गूगल प्ले में भी है, पर भी अवेलेबल है। उसका नाम है दार सफा, DARSAFA, DARSAFA। तो अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए तो आपको इसके अंदर मैं जो बता रहा हूँ काफी और मजीद इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक।
तो मसलन अगर डायबिटीज का अगर मैं मरीज हूँ, अगर मुझे जो है मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें वजन कम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसमें कम से कम 9 कंट्रीज कि खाने मतलब जो फूड लेना चाहिए उसकी लाइब्रेरी बनाई गई है। अच्छा, ठीक यानी शहर में आप क्या ले सकते हैं, यानी पाकिस्तान का उसमें है, पाकिस्तान की कंट्री में उनकी खाने के हिसाब से 7 डेज का पूरा प्लान है, खाने का पूरा प्लान है उसमें। अच्छा, फोटो के साथ इतना खाने पर इतने कैलोरीज, हर चीज, ठीक है। तो वो शहर का है, इफ्तार का है, फिर स्नैक्स। तो उसमें जैसे कि आप मसलन में चूज कर लिया कि मुझे 1800 कैलोरीज खाना है, ठीक है, तो 1800 कैलोरीज का पूरा प्लान बना दिया गया है। तो अक्सर अब तो जनरल एडवाइस ये है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं ये मेक श्योर करना कि भाई इफ्तार में ही पूरा हैवी ना खाएं। हाँ। नंबर 1 चीज, ठीक है। तो आप जैसे नॉर्मल दिनों में से खा रहे हैं बिल्कुल वैसे रखें। मगर जैसे कि हम अपने ट्रेडिशन में बात करें, खजूर तो ठीक है, उस पर भी बात करें, मगर जैसे खाने में ज्यादातर ये फ्राइड चीजें, जी वही बता रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि खाने की 4-5 जो हम जनरल एडवाइस देते हैं, तो एक तो है नंबर 1 पोर्शन साइज। पोर्शन साइज आप ये बहुत इम्पोर्टेंट, पोर्शन साइज पर आप ध्यान रखें। रमजान प्लेट मेथड अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें आपको एक प्लेट आएगी, उसके अंदर आपको फोटो के साथ बता दिया गया है कि आपको चावल 1 से 1.5 कप चावल, प्रोटीन्स कितना लेना है, और आपको सैलड्स कुक, यानी पूरा उसमें आपके अंदाज आता है। तो वो आप ध्यान में रखें। आप अपने ट्रेडिशन कल्चर का ही खाना खाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उस हिसाब से कम, यानी आपकी प्लेट जो है होना चाहिए 9 इंच की प्लेट के हिसाब से जो आप खाना खाना है वो एक हिसाब से। तो वो ख्याल रखना जरूरी कि भाई हमारे कैलोरीज 600 से 800 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इफ्तार में, बल्कि होता है 1500 कैलोरीज। अच्छा, अगर आप टोटल काउंट कर लिए। अक्सर हमारे ममालिकों में क्या होता है कि हम पहले इफ्तारी जो है पकौड़े, समोसा और खजूर वगैरह होती है, फ्रूट चाट होता है, तलन के तले भी पूरे माशाल्लाह पूरी चीजें होते हैं, उसको बहुत खतरनाक चीज है। इसी का ये 500-600 कैलोरी हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम खाने के लिए बैठते हैं, तो वो अलग ही है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। अक्सर जो है वैसे रूटीन में देखने में आता है कि बहुत सारे अफराद जो है सिर्फ इफ्तारी ही करते हैं, उसके बाद खाना मुश्किल, क्योंकि वहीं पे इतना 1500 कैलोरी जैसे आप कह रहे हैं वो हो चुकी होती है, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है। जी, तो नंबर 1 आप पोर्शन साइज का ख्याल रखें कि आप पोर्शन साइज बिल्कुल दरमियानी रखें, ज्यादा ना कम, नंबर 1। नंबर 2 आप ये देखिए, आप जो भी डेजर्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा मत करें। अच्छा। शुगर से लोडेड जो डेजर्ट जो मीठे होते हैं उसको आप अवॉइड करें, खासकर इफ्तार में। आप कुछ अल्टरनेटिव बनाए, जैसे कि आप लो फैट योगर्ट लें, आप फ्रूट्स का सैलेड बना के आप खाली फ्रूट्स ले लें, जी बगैर कोई शक्कर ऐड करे हुए, यानी आप कुछ अल्टरनेट चीज लीजिए आप। तो उस तरीके से आप पहले इससे बता रहा हूँ कि आप ये एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके अंदर आपको उसमें अल्टरनेटिव चीजें बताता है उसने कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी। नंबर 3 चीज ये होती है कि सहर जो होती है खासकर जितना लेट करे उतना अच्छा है। जी, अक्सर खासकर बाज कंट्रीज हैं, यहाँ पर भी हैं, इजिप्ट में हैं, वो लोग यानी 11-12 बजे के बाद खा के सो जाते हैं। ठीक, तो वो बहुत ही एक मतलब खतरे वाली बात हो सकती है, क्योंकि अगर आप सहर बहुत जल्दी कर लिए तो इफ्तार तो होगा बहुत लेट, तो इफ्तार होते होते आपकी शुगर जो है डाउन हो जाती है, आप बहुत थक जाते हैं, आपकी कमजोरी आपकी बढ़ जाती है। तो सुन्नत भी यही है, आप उस पर जो है आप इंशाल्लाह ये करें तो बहुत। और इफ्तार में सहरी में खासकर जो है फैट जैसे कि चीज है, प्रोटीन्स का ज्यादा इस्तेमाल करें। ठीक, यानी आप और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स लें जिस जो स्लो डाइजेस्ट होते हैं, स्लो रिलीज करते हैं, हाई फाइबर वाले। ठीक है, हाई फाइबर तो इफ्तार में भी होना चाहिए, सहरी में तो खासकर काफी जरूरी है। ठीक, तो आप चीज का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, आपको बेनिफिट है, कैल्शियम वगैरह भी मिलता है उसके अंदर। आप प्रोटीन्स का इस्तेमाल, गोश्त वगैरह है या पल्सेस है, होल जो भी चीज ले रहे हैं, होल व्हीट, होल ग्रेन ले लें। रिफाइंड जो होता है, जैसे यहाँ पर मैदे का जो नंबर 1 आटा उसको इस्तेमाल ना करें, नंबर 3 आटा जो होता है उसके आप बनाए चीजें, तो ऐसा आप चेंज कर सकते हैं अपने इसमें। तो सहर जो है जितना लेट करे उतना अच्छा है। बिल्कुल। तो और इफ्तार में हमेशा आप सेंसिटिवली खाना खाएं, देखें कि आप बहुत बड़ी पोर्शन साइज में करें। और दूसरी चीज होती है कि हाई फाइबर, हाई प्रोटीन वो होना चाहिए, और उसमें योगर्ट का इस्तेमाल या जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल। जी, तो मैं ये कहता हूँ कि जैसा कि मसलन अगर किसी शख्स का रिक्वायरमेंट 1800 कैलोरीज अगर है तो इक्वली डिवाइड कर लें इफ्तारी और सहर में। अच्छा, जैसे कि मसलन आप 800 to 900 कैलोरीज तकरीबन इफ्तार में कर लें, ठीक है, और एक 800 कैलोरीज आप सहर में कर लें। बीच में आप जैसा कि आप तरावी के बाद आप फारिग होकर आपको जरा भूख लगे तो 100-200 कैलोरी का स्नैक, एक या दो स्नैक आप रख सकते हैं उसके लिए। आप फ्रूट सलाद खा लिए या फिर आप लो फैट योगर्ट ले लिए, तो इस तरीके से आपके पूरे 1800 कैलोरीज पूरे हो जाएंगे। ठीक है,
अब खासकर यहाँ पर एक ट्रेडिशन की, एक्चुअली रमजान में क्या होता है कि लोग खाली रात भर जागते हैं और रात भर खाते रहते हैं, जिसको गबगा बोलते हैं लोग यहाँ पे, रात भर ट्रेडिशन होता है और आना जाना मिलना करना तो काफी होता है, तो बाज़ वक्त अनअवॉइडेबल होता है। तो इसमें जरा आप खास ख्याल रखें। तो अगर चाय भी आप बार बार अगर पीजिए, देखिए आप बगैर शक्कर की पीजिए या लो फैट दूध की पीजिए आप, क्योंकि ये पूरा ऐड हो रहे हैं कैलोरीज आपके, यानी आपको जो फायदा जो हो रहा है रोजा रहने में पूरा फोत हो जा रहा है, मतलब खत्म हो जा रहा है रात में आपके खाने से, ये मसला। इसलिए तकरीबन लोगों को हम ये देखते हैं कि रमजान में वजन बढ़ जा रहा है जी, रोजा रख रहे हैं मगर ये कि वजन से ज्यादा हो रहा है, वही कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस नहीं होती। बिल्कुल, अगर मेरा रिक्वायरमेंट 1800 कैलोरीज है, अगर मैं रमजान में डेली 2500 या 3000 कैलोरीज खा रहा हूँ तो मेरा तो वजन बढ़ जाएगा। ठीक, या मैं 1800 ही खाया तो मेरा वजन सेम रहेगा, उससे कम अगर खाया तो फिर मेरा वजन थोड़ा सा कम होता है। तो ये खास ख्याल रखें इसका। ठीक, तो डाइटिशियन से मिलना भी जरूरी है। तो आपको अगर मालूमात नहीं है तो आप डाइटिशियन से मिलें, या आप वेबसाइट पर अगर आप चले गए या ऑनलाइन चले गए तो काफी सारी आपकी इन्फॉर्मेशन, ऐसे फूड लाइब्रेरी बनी हुई है, तो आपको उसमें बाज़ाब्ते खाने बनाए हुए हैं, फूड हैं और उसके अंदर कितने कैलोरीज है पूरा उसमें बता दिया गया है। अच्छा, ठीक, पोर्शन साइज बता दिया, हर चीज है, कौन से खाने, यानी खाने के नाम के साथ हर चीज। हाँ, सही। अब बिरयानी भी आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बिरयानी में भी क्या है काफी सारा तेल होता है, तेल होता है तो शुगर स्लो रिलीज करता है, और बासमती राइस का भी जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है कम है इसका, मरीज दूसरे राइस की। तो बिरयानी भी आप खा सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है। अब दूसरी चीज होती है खजूर। जी, खजूर आप सुनना था डेफिनेटली, सही, बिल्कुल आपको रोजा जो है खजूर से खोलना चाहिए, लेकिन कितने खजूर लें, ठीक सवाल यह आता है। अब आप देखिए अगर आप मुख्तलिफ किस्म के खजूर हैं हमारे पास, खासकर यहाँ पे तो आपको काफी खजूर मिल जाते हैं। ऑन एवरेज एक खजूर जो होता है वो उसके अंदर जो है कम से कम 20 कैलोरीज, 20 कैलोरीज होते हैं, ठीक है, छोटा साइज के एवरेज साइज का। तो हम लोग डायबिटीज पेशेंट बोलते हैं कि आप 1 to 3 खजूर आप ले सकते हैं, 1 से 3 अगर छोटी है तो, अगर छोटे एवरेज हैं। अगर काफी बड़े साइज के आप ले रहे हैं जैसे मजदूर वगैरह जंबो साइज के भी आते हैं तो एक में ही काफी हो जाएगा, किफाया है। मतलब अच्छी बात यह है कि खजूर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है काफी कम है, यानी शुगर उसमें बहुत स्लो रिलीज होती है क्योंकि उसके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा है, उसके अंदर प्रोटीन भी है, फैट्स भी उसमें अच्छे हैं, यानी उसमें बहुत ही होलसम फूड है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप बेशक आप रोजा करिए लेकिन खोलिए उसे, लेकिन 1 से 3 खजूर, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर तकरीबन यहाँ पे लोग 9, 10, 15 ऐसा खाते हैं, खासकर जो अरबी लोग हैं खजूर के बहुत ही ये लोग मोहब्बत करते हैं खजूर, तो काफी खजूर रोजाना बेसिस पे लोग 8-10 खजूर खा लेते लोग। हम लोग इतनी ज्यादा खा नहीं सकते, हम लोग तो नहीं खा सकते, तो जो है उसका खास ख्याल रखना कि भाई 1 खजूर या फिर 2 खजूर, ठीक है इंशाल्लाह, तो इससे ज्यादा नहीं। और फिर ये भी है कि जो टाइमिंग्स हैं, जैसे कि रोजा इफ्तार कर लिया, जैसे खजूर है, पानी, उसके बाद थोड़ा वक्फा जैसे नमाज है, और अगर अपनी रूटीन बना ली जाए उसके बाद कुछ खाया जाए तो वो ज्यादा उसको बेनिफिशियल होगा, ज्यादा फायदा देगा। बिल्कुल। अच्छा, आप अपने पेशेंट्स को इस तरह कोई एडवाइस करते हैं कुछ इस तरह खाने का या किस तरह से? बिल्कुल, हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि खासकर इफ्तार में ख्याल रखें आप कि आप उनके यानी कहाँ से हम देखते हैं, जैसे कि आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, अक्सर हमारे कंट्रीज में तो सेम होता है कि हम इफ्तारी अलग होती है फिर खाना अलग होता है, लेकिन यहाँ पर इफ्तारी में ही खाना हो जाता है, लोग इफ्तार में नमाज को छोड़ देते हैं और इफ्तार में पूरा खाना खा लेते हैं, खाना खा के फिर नमाज हो जाते हैं। तो हर एक कल्चर को हम रेस्पेक्ट करते हुए उसको ध्यान में रखते हुए उनको एडवाइस देते हैं। तो हम वही बता देंगे भाई आप जो भी ले रहे हैं खाना तो आप हिसाब से लें, अपने कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लें, आपकी शुगर के हिसाब से लें। तो किसी का अगर कोई लेबर पेशेंट यानी किसी की एक्टिविटी ज्यादा है और या फिजिकल लेवल ज्यादा, तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप उनके हिसाब से उनको ज्यादा खाना खाने की हम उनको तरकीब देते हैं। और अगर खासकर रमजान जब गर्मी के मौसम में आता है तो फिर पानी वगैरह की बहुत शिद्दत, यानी लेबर तो रोजा नहीं रह सकता क्योंकि इतनी शदीद गर्मी होती है कि डिहाइड्रेशन होता है। सही। तो अक्सर हम जो 4 जो कॉम्प्लिकेशंस है जो हम डरते हैं रोजा जो डायबिटीज पेशेंट है, वो एक तो हाइपोग्लाइसीमिया है, यानी शुगर लो हो जाना, या फिर शुगर ज्यादा हो जाना, हाइपरग्लाइसीमिया 300 से ज्यादा, या डिहाइड्रेशन है, कभी बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है, कमजोरी होती है उसकी वजह से। और एक जो है वो उस डिहाइड्रेशन से क्या होता है ब्लड जो है क्लॉट भी हो सकता है कहीं भी, ये भी एक थेरेटिकल कॉम्प्लिकेशन है। तो ये 4 जो कॉम्प्लिकेशंस हम अपने पेशेंट्स को बचाना जरूरी है। तो इसके लिए क्या है, एक होलसम उनको एजुकेशन प्लान अगर मिल गया, उनको पता चल गया कि हमको क्या करना है, कब रोजा तोड़ना है, किस हालत में रोजा रखना है, शुगर चेक कैसे चेक करना है, मेडिसिन कैसे एडजस्ट करना है, सबसे अहम चीज मेडिसिन एडजस्ट करना। वो मेडिसिन हर पेशेंट की मेडिसिन डिफरेंट होती है,
तो अब हर पेशेंट के हिसाब से हम उनको बताते हैं। इसलिए हर पेशेंट जो अलग अलग बिहेव करता है, उसकी मेडिसिन अलग है, उसकी मैनेजमेंट अलग है। तो इसलिए आपके पास जब आते हैं या हम बार बार कहते हैं कि प्री रमजान जो है आप अपना चेकअप करवाएं, अपनी मेडिसिन जो है वो एडजस्ट कराएं, तो उसका यही मतलब है। बिल्कुल जी। तो हम इंडिविजुअलाइज करते हैं ट्रीटमेंट, उनके हिसाब से, हर पेशेंट के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। पूछें कि जनरली आप क्या करते हैं? जनरली हम यही करते हैं कि जो भी उनके मेडिसिन हम पूरे रिव्यू करते हैं। तो अगर मसलन जो इंसुलिन पर अगर है कोई हजरात, दो किस्म की इंसुलिन होती है यूजुअली, एक है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है और एक जो खाने से पहले इंसुलिन जो लेते हैं वो होती है। तो हम जनरली हम ये बोलते हैं कि जो आप इंसुलिन जो ले रहे हैं जो 24 घंटे जो काम करती है, चाहे वो ग्लार्जिन लैंटस हो या फिर दूसरे उसके ही फॉर्म्स की दूसरी इंसुलिन है, वो हम नॉर्मल गैर रमजान में जो हम लोग बोलते हैं कि रात में 9-10 बजे के टाइम पे ले लें, लेकिन रमजान में हमको बोलते हैं कि इफ्तार में ही ले लें। यानी जैसे आप इफ्तारी कर ली, आप रोजे से खजूर खोलिए, नमाज हो गई, तो आप इंसुलिन ले लें। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्शन है 24 घंटे होता है, तो वो 24 घंटे जो खत्म होते हैं उसके, वो तकरीबन जो है इफ्तार के टाइम पे कोइंसाइड होने के लिए करते हैं। अच्छा, ठीक जी, ताकि उसका लेवल पूरा, इफ्तार से पहले हम चाहते हैं कि इंसुलिन का लेवल पूरा खत्म हो जाए, ताकि आप शुगर लो ना हो जाए इफ्तार से पहले। अच्छा। तो अगर आप 10 बजे लेंगे रात में तो इंसुलिन काफी ज्यादा रहेगी खून के अंदर, तो हो सकता है वो शुगर डाउन कर दे, इसलिए हम बोलते हैं कि आप इफ्तार में आप इंसुलिन ले रहे हैं। ठीक है। और जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है जो लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि आप सबसे ज्यादा इंसुलिन नॉर्मल दिनों में कब लेते हैं? यूजुअली लंच में लेते हैं। ठीक है। वो सबसे ज्यादा इंसुलिन हम इफ्तार में कर देते हैं। सही। क्योंकि इफ्तार हमेशा हैवी होता है, बल्कि कभी कभी ज्यादा जरूरत पड़ती है इफ्तार में। और शहर में जनरली हम जो एडवाइस देते हैं कि 50% इंसुलिन कम करना है। ठीक। 50%। सही। लेकिन फिर भी उनको वॉच करना होता है, चेक करना होता है, अगर शुगर गिर रही है तो फिर मजीद और कम करना होता है उसके अंदर। लेकिन जनरल एडवाइस है कि 50% रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कम करते हैं शहर में। और तकरीबन पूरे जो भी मेडिसिन होते हैं वो हम इफ्तार में ही देते हैं, इफ्तार के बाद देते हैं। ठीक। चाहे आप ग्लूकोफेज ले लें, चाहे आप जो है जेनोविया ले लें, चाहे आप डायमैक्रोन अगर हैं, जो सल्फोन्यूरियाज अगर हैं, तो वो भी इफ्तार में ही देते हैं हम लोग, शहर में नहीं देते वो मेडिसिन, क्योंकि ये मेडिसिन से ही रिस्क, यानी 2 मेडिसिन है जिससे रिस्क ज्यादा है शुगर लो होने का। एक है इंसुलिन, ठीक है। नंबर 2 है सल्फोन्यूरिया, जो डायमैक्रोन या अमारिल जो मेडिसिन हैं, इससे शुगर लो होने के इम्कान होते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनके जैसे कि प्रीवियस रमजान का एक्सपीरियंस क्या था, अगर शुगर काफी लो हो रही थी तो उसके हिसाब से हम उनकी कम ज्यादा करते हैं दवा। जैसे कि अगर कोई डायमैक्रोन 2 टैबलेट्स ले रहे हैं तो हम बोलते हैं कि आप 1.5 टैबलेट लें इफ्तार में, आप फिर शुगर चेक करें। अच्छा, अगर शुगर इनकेस ज्यादा रह रही है तो फिर आप 2 पे कंटिन्यू करें। तो उस हिसाब से हम जो है मेडिसिन एडजस्ट करते हैं। ठीक जी। इस तरह से पूरी जो मेडिसिन है वो आप चेंज करते हैं मरीज के मुताबिक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। प्रोग्राम हेल्थ गाइड, और आज हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान से पहले कुछ दिनों में इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक जो है वो होगा और उसमें अपनी इबादत आप मसरूफ़ होंगे उसमें, और इन इबादत को ज़्यादा अच्छी तरह से करने के लिए आपको अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है। और उससे पहले जैसे रमज़ान से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या एहतियात जो है वो ज़रूरी है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि जो बाकी भी दूसरी बीमारियां भी अहम है, मगर शुगर की या डायबिटीज़ जो है वो बहुत अहम है, और ख़ासतौर पर रमज़ान और मुबारक के हवाले से। ये डॉक्टर साहब अद्वियात का आपने जिक्र किया कि मेडिसिन जो है वो कैसे ली जा सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो आपने बता दिया कि अगर कम ज़्यादा हो तो, इसके अलावा पानी का भी आपने बताया, तो और क्या पेशेंट्स जो है वो करें? और एक चीज जो हमेशा जो भूल जाते हैं अक्सर पेशेंट्स, वो होता है ईद। जी। ईद के जो 3 दिन होते हैं जी, तो उसमें जो है और शुगर बढ़ने के इम्कान होते हैं। काफी सारे पेशेंट्स उस दौरान एडमिट हो जाते हैं काफी शुगर बढ़ने की वजह से, क्योंकि जैसे ही आपका रोजा खत्म हो गया जी, तो आपको छूट मिल जाती है। तो मतलब हर कोई जो है ईद का मौका होता है तो मुलाकात होती है, मिलते हैं लोग, तो उसमें काफी सारे, खासकर हमारे ममालिकों में तो बहुत से जो मीठे जो है शिरखुरमा और वो, और मजीद जो है काफी शुगरी जो है डेजर्ट्स बनते हैं। तो उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मीठी ईद है स्पेशली, मीठी ईद है तो मीठी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। सही। तो वो अक्सर और पेशतर ज्यादा क्वांटिटी में लेने से जो है शुगर हमेशा बहुत हाई रहती है। अब याद है जितनी देर आपकी शुगर ब्लड में ज्यादा रही है, वो शुगर हर जगह जा रही है, आपके आंख में जा रही है, आपके ब्रेन में जा रही है, आपकी किडनी में जा रही है, तो वहां पे वो डैमेज कर रही है। ठीक। जितनी देर वो ज्यादा रही है खून में। सही। उसके अलावा दूसरे भी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन इसका स्लो कॉम्प्लिकेशन चलते रहते हैं। यानी शुगर अगर फ्लक्चुएट हो रही, कम ज्यादा कम, ये अच्छी बात नहीं है।
ठीक। शुगर जो है एक रेंज में अगर रही तो वो बहुत फायदेमंद चीज है। इसलिए जो है उनकी मेडिसिन वो भी एडजस्ट की जाती है। ठीक है। तो फिर रमजान के फौरन बाद आपको फिर अपने पुराने रेजिमेंट पर आपको जाना होता है, जो आपके मेडिसिन। लेकिन जरूरी है कि फिर आप डॉक्टर से फिर से आप रमजान के बाद फिर मिलें, फिर आप देखें कि आपका रमजान कैसा गुजरा। उसमें आप रिव्यू करते हैं हम लोग कि क्या चीज प्रॉब्लमेटिक हुई, क्या चीज सही हुई, मसलन ताकि हम अगले रमजान के लिए प्लानिंग करें उसके अंदर। फिर ईद के दौरान के मसाइल हैं तो क्या किस चीज में है। तो इसका भी एजुकेशन हम लोग रमजान से पहले ही हम लोगों को पेशेंट दे देते हैं कि खासकर ईद में भी आप इस चीज का ख्याल रखें। ठीक जी डॉक्टर साहब, इसी तरह जैसे कि थायराइड के पेशेंट है, हाइपोथायराइडिज्म है जिन्हें, उनकी भी डोज एडजस्टमेंट बड़ी जरूरी है। वो आपसे पूछना चाहूंगी कि वो क्या करें। थायराइड अगर जिसका थायराइड अगर कम काम कर रहा है, जिसको थायरोक्सिन जिसको जरूरत पड़ती है लेने के लिए, ठीक है, तो उनके लिए दो ऑप्शन है रमजान में। एक तो ये है कि आप जैसे ही अजान हो गई तो आप बिस्मिल्लाह बोल के आप पानी ले लें और गोली साथ में गोली ले लें और आप एक आधा घंटा इंतजार कर लें, आप नमाज वगैरह फारिग हो जाए, फिर आप सिर्फ एक टैबलेट लेके खजूर या कुछ नहीं लेना। जी नहीं। अच्छा ठीक। लेकिन अक्सर पेशा ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर हैं, आप कहीं फंक्शन में हैं, कोई पार्टी है कुछ, या फिर आप मेहमान है, तो आपसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है। तो उस वक्त आप क्या कर लें कि आप अपना इफ्तार हस्बे मामूल कर लें। लेकिन आपका जब खाना वगैरह से आप पूरा बिल्कुल फारिग हो गए तो आप कम से कम 4 घंटे आपको जो है नहर पेट यानी आपको इंतजार करना है। अच्छा जी, कुछ बिना कुछ खाए पिए। ठीक है। 4 आवर्स पानी पीने का कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ खाना नहीं है उसमें 4 घंटे। ठीक है। 4 घंटे के बाद फिर आप अपनी गोली ले लें। ठीक है। फिर एक और आधा घंटा मजीद इंतजार करें, फिर आप अपना नॉर्मल खाना पीना चालू कर सकते हैं। ठीक ठीक। ये 2 ऑप्शन ये इफ्तारी के बाद आप ले सकते हैं। और अगर सहरी के वक्त अगर लेनी हो तो वो ही 4 घंटे या 5 घंटे के, अगर वो 4 घंटे अगर हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है जी। अगर आपके 4 घंटे हो रहे हैं, आप कुछ भी नहीं लिया, इफ्तारी में नहीं लेंगे जी, इफ्तारी में ले लेंगे। अच्छा। जैसे कि अगर कोई शख्स है, उनका एक मामूल बन गया है कि वो लोग यानी तरावी के बाद सो रहे हैं, यानी 4 से 5 घंटे नींद हो रही है उनकी, और शहर में उन्होंने एक घंटा पहले अगर उठ रहे हैं मसलन, तो आप सुबह में ले लें और आधा घंटा वेट कर लें, फिर आप ये कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक ठीक, वैसा भी कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह। तो इसकी भी डोज पहले एडजस्ट करते हैं या वही जो पुरानी चल रही है? इसकी डोज सेम होती है। ठीक है। थायरोक्सिन की जो डोज होती है बिल्कुल सेम है, बस इसके औकात बदल जाते हैं। ठीक जी। इसलिए ये अफ्तारी अगर आपने करनी है तो सिर्फ एक टैबलेट और उससे अगर उस वक्त लेनी है, वरना 4 से 5 घंटे का वक्फा करने के बाद आप लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो फिर उसका असर नहीं हो रहा होता और बिल्कुल बहुत सारी शिकायतें जो है वो भी आती हैं, जो अलामतें हैं वो भी उसी तरह से हो रही होती है। तो ये भी जरूर पूछूंगी आपसे कि क्या क्या उसमें सामने देखने में आता है। ये थायरोक्सिन की ममानियत इसलिए है क्योंकि ये जब खाने के साथ अगर लेते हैं इस टैबलेट को तो ये एब्जॉर्प्शन इसका नहीं होता है। ठीक है। तो वो काफी कम एब्जॉर्ब होती है जिस्म में, इसलिए इसको नहर पेट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इसीलिए आप या 4 घंटे आप वेट कर लें, फिर आप ले लें, या फिर आप इफ्तारी के साथ ले लें। ठीक है, मगर उसके बाद लेने के बाद भी आपको वेट करना है। आधा घंटा कम से कम आधा। वैसे अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो ठीक है। मिनिमम 30 मिनट। मिनिमम 30 मिनट। ठीक। इस तरह डॉक्टर साहब, मैं जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनका भी आपसे पूछना चाहूंगी कि वो जैसे रमजान से पहले अभी कुछ दिन जैसे रमजान में बाकी हैं तो वो क्या करें? ब्लड प्रेशर का भी वही तरतीब हस्ब, जैसे कि मसला अगर कोई पेशेंट 1 से ज्यादा मेडिसिन पे अगर हैं ब्लड प्रेशर के, ठीक है, तो अक्सर हम बोलते हैं कि एक शाम में ले लें, एक सुबह में ले लें। तो आप वैसे उसमें भी रमजान में ऐसे करना है, एक इफ्तार में ले लें आप, एक सहरी में ले लें, लेकिन जितना लेट लिए उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रमजान में जो रोजे जो होते हैं तकरीबन हमारे पास यहाँ पर 14 से 15 घंटे का फास्ट होता है। ठीक है, यानी आपके पास सिर्फ 8 या 9 घंटे हैं, उसी के अंदर आपको पूरी मेडिसिन लेना है। तो एक सहर में कर लें आप लास्ट में, और एक इफ्तार में कर लें आप। सही। ज्यादा जो डोज है वो इफ्तार में रख रहे हैं आप, कम वाला जो डोज है वो सहर में कर लें आप। और अगर जो ब्लड प्रेशर मेडिसिन ऐसी है जिससे आपको जो है यूरिन बार बार अगर आता है तो आप इफ्तार में रख लें उसको, ताकि आपको अगर यूरिनेशन ज्यादा भी हो रहा है तो आप पानी वगैरह पी सकते हैं रात में। सही। ठीक है, तो वो आपको ख्याल रखना उसका। अगर वो भी अपने डॉक्टर से मिले बगैर, लेकिन बिल्कुल डेफिनेटली डॉक्टर से मिलकर आप ये करना है। और एक ही अगर मेडिसिन है
और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल, ऐसा कोई मसला है तो आप इफ्तार में ले सकते हैं उसको, दवा को, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि स्पेशल जैसे अहमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने भी वो स्पेशल वो जो एक हेल्दी रमजान डाइट के हवाले से बात की, तो यही आपने तमाम जो पॉइंट्स बताए हैं वो उसमें होने जरूरी है, जैसे हाइड्रेट रहना है। ठीक ठीक, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब रमजान गर्मा के मौसम में आ रहा है, और सेंसिबली सही इफ्तार करना ये भी बहुत जरूरी है। आपने पूरे कैलोरीज को इक्वली डिवाइड करना है सहरी और इफ्तार में। और मेडिसिन जो है आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से पूछ लें आप किस तरीके से एडजस्ट करना है। यूजुअली हम मेडिसिन को डोज कम कर देते हैं डायबिटीज मेडिसिन की रमजान के दौरान, अच्छा, ताकि पेशेंट को शुगर कम लो ना हो जाए, तो इस तरह से हम लोग कम कर देते हैं। तो मेडिसिन एडजस्ट करना काफी जरूरी है। ठीक है। और इसके अलावा जो है आपकी जो है एक्सरसाइज वगैरह उसके बारे में आप बताते हैं। फिर डाइट के खासकर उसके अंदर एक्सपर्ट डाइटिशियन होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जिससे अगर आप मिले हैं तो आपको एग्जांपल देते हैं कि किस किस्म की आप डाइट ले सकते हैं, कौन से हाई फाइबर वाले फूड्स हैं फॉर मसलन, कौन से फूड्स अवॉइड करना है आपको। तो आपको एक जनरल आइडिया आता है, तो आपको जब अगर आइडिया आ गया तो उसके हिसाब से आप उस पर अमल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ऐसे पूछा जाए कि शुगर के मरीज जो हैं वो कौन कौन से फ्रूट्स ले सकते हैं या अवॉइड किनको करना है, तो आप क्या कहेंगे? अगर कोई शख्स अगर कोई बस थोड़े से फ्रूट ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे फ्रूट चाट ले सकते हैं, फ्रूट चाट भी अगर आप एक थोड़ी क्वांटिटी में ले रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। और उसमें लेकिन अगर आप पूरा मौज अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि उसमें काफी केला जो है, अगर आप एक छोटा केला ले रहे हैं या आधा केला ले रहे हैं, कोई ममानियत नहीं है, ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप हमेशा अगर आपके पास जो वैसे है आमतौर पर जो फ्रूट है उसमें से ज्यादा शुगर के मरीजों के लिए कौन सा बेहतर है? जो कम जो शुगर के जो फ्रूट्स हैं उसमें आता है आपका एप्पल आता है, सेब आता है, ठीक है, और आपका जो है जाम आता है, जाम ले सकते हैं आप। खजूर भी एक अच्छी चीज है, खजूर में भी कम है, 3 खजूर ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, कम मिकदार। ऑरेंज भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप जूस अगर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऑरेंज के अंदर फाइबर ज्यादा है। ठीक है। हालांकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है ऑरेंज का और तरबूज का, लेकिन आप अगर एक आध पीस ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो उसमें कोई ममानियत नहीं, क्योंकि उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है। ठीक। तो वो फाइबर आपके लिए काफी हेल्पफुल है एक्चुअली। बिल्कुल, वो लेना जरूरी है। एक पूरा ऑरेंज लेना बेहतर है एज कम्पेयर टू एक गिलास में तो 3-4 ऑरेंजेस होंगे। वो गिलास अगर आप जूस ले तो उसमें 3 से 4 ऑरेंज रहेंगे। ठीक है। और वो जूस के अंदर पूरा फाइबर निकल जाएगा, आप सिर्फ पानी पीएंगे, शक्कर का पानी पीएंगे आप बस। तो उसके अपोजिट में अगर आप सिर्फ एक पूरा ऑरेंज ले लिया आप विद फाइबर, ठीक है, तो बहुत ही फायदेमंद चीज है वो। सही। इस तरह से और जैसे अमरूद है या पीच भी बहुत कम है उसका ग्लाइसेमिक, पीच भी जो उसके अंदर शुगर काफी कम है, आप पीच ले सकते हैं। सही। सेब और ये चीकू वगैरह में जरा ज्यादा है, चीकू है, अंगूर है, ज्यादा है, लेकिन आप एक आध पीस, छोटा सा पीस ले रहे हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे एक मिक्स फ्रूट चाट है उसमें तो बहुत ही यानी, लेकिन आप पूरा फ्रूट चाट पूरा प्लेट पर प्लेट खा रहे हैं तो फिर मसला है। प्लेट मेथड याद रखें, पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट। मैं तो कहूँगा कि आप जैसे कि आप एक समोसा भी अगर आप खाना चाह रहे हैं छोटा सा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आप बड़े बड़े यहाँ के जो समोसे होते हैं, पंजाबी समोसा, उसके कैलोरीज अल्लाह वालम कितने होते हैं, 200 से 300 कैलोरीज होते हैं उसके अंदर, बहुत बड़ा मसला ही होता है। लेकिन आप घर में आप बना रहे हैं, घर में अगर आप बना रहे हैं, हेल्दी ऑयल बना रहे हैं, एक आध आप खा ले रहे हैं सबके साथ, कोई मसला नहीं है। ठीक है। या आप कुछ दूसरे तरीके सोचिए बनाने की, जैसे कि आप बेक करें उसको, फ्राई ना करें चीजों को, आप बगैर फ्राई करके, या फिर आजकल लो ऑयल कुकिंग की फ्राइंग जो मेथड्स हैं उससे आप इस्तेमाल करें, एयर फ्रायर्स हैं। लेकिन भी उसमें भी ज्यादा नहीं करना, थोड़ा ही करना, लेकिन ये अल्टरनेटिव्स आपके पास होना चाहिए। कुछ कम हो जाती है, कैलोरीज कम करें। ठीक। अगर आप बाहर के इफ्तारी ला रहे हैं, बाहर से आप खाना ला रहे हैं, तो फिर आप भूल जाइए, आप उसमें डाइटिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब वो तो बहुत ही, एक तो तेल बहुत सही अनहेल्दी रहेगा उसमें, बिल्कुल, और कैलोरीज काफी ज्यादा रहेंगे। और खासतौर पर हमारे जो खाने हैं जैसे कि कोरमा है, बिरयानी है, या इस तरह से और बिल्कुल आप कोरमा बना रहे हैं, तेल आप बहुत कम डालें। अक्सर कोरमा में एक लेयर बन जाती है तेल की, 1-2 सेंटीमीटर घर पे जो बनाया जाता है तो बहुत कम, जैसे आप अपनी हेल्दी कुकिंग कर सकते हैं ना। कोई फॉर एग्जांपल कोई पैनकेक अगर खा रहे हैं, तो मैं रिसेंटली देखा कि पैनकेक जो है होल व्हीट के पैनकेक भी अवेलेबल है, तो आप होल व्हीट के पैनकेक लाएं, ठीक है, तो उससे आपकी शुगर एकदम कम से नहीं बढ़ेगी। सही। ये भी सैलेड का इस्तेमाल करें आप, खाने से पहले सैलेड्स, ककड़ी गाजर का इस्तेमाल करें, लेट्यूस का इस्तेमाल करें आप,
वेरियस सैलेड्स खा सकते हैं आप, क्योंकि अक्सर जो अफराद पहले खा भी रहे होते हैं तो रमजान में जरा कम हो जाता है सैलेड उनका। बिल्कुल, तहीना हुम्मस बहुत अच्छी चीज है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें साथ में, सही, खासकर सहरी में ऑलिव ऑयल है, चीज है, तहीना है, हुम्मस है, मतलब एग है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी शुगर स्लो, आपको दिन भर आपको जो है सपोर्ट, आपको ताकत रहेगी आपको समय। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने कहा कि हाइड्रेशन जो बहुत जरूरी है, चाय कॉफी जो है, या इससे क्या होता है, कोई भी जो ये है क्या कहेंगे हम उसको, सोडा वगैरह, या तो इससे क्या, एक तो शुगरी कंटेंट उसमें ज्यादा है, और ये कॉफी हो या चाय हो तो उससे हमारी डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। बिल्कुल, वो आप क्या कहेंगे? वरना आदत होती है ना, जैसे आपने कहा थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ अफराद जो है वो चाय पीते हैं या इस तरह से, तो वो भी हमें डिहाइड्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग जनरल एडवाइस ये देते हैं कि जितना हो सके आप डीकैफिनेटेड ड्रिंक्स लें विदाउट एनी कैलोरीज, यानी पानी बेस्ट इलाज है, जितना हो सके पानी पिए। नहीं, अगर आपको चाय पीना भी है तो आप कम चाय पिए, ज्यादा ना पिए, यानी आप एक 4-5 प्याली अगर आप चाय पी ले रहे हैं तो फिर मसला हो सकता है, या फिर आप कॉफी बहुत ज्यादा पी रहे हैं तो इससे आपको फ्रीक्वेंट यूरिन आ सकता है, तो फिर आप डिहाइड्रेशन होता है। ठीक, हाँ, अगर आप उसके आदी हैं और आप पानी भी आप क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन डायबिटीज पेशेंट उतना नहीं कर सकते, तो हम लोग यही बोलते हैं कि आप जो है शुगर वाली चाय कम मिले, शुगर काफी कम रखें उसके अंदर, ठीक है, और जितनी हो सके आप कम लें। एक आध 1 कप में कोई मसला हर्ज नहीं है लेने के अंदर, लेकिन ज्यादा लेने से डेफिनेटली डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन हो सकता है, बेशक आप पानी ज्यादा भी पी रहे हैं मगर इतनी ही, जैसे कॉफी है वो स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं या चाय, तो उससे भी डिहाइड्रेशन जो है उसके चांसेस हो सकते हैं। तो ये हम रमजान से पहले ही थोड़ी थोड़ी अपनी आदत कुछ बदलनी पड़ेगी। जी, हम पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि आप रमजान से पहले, ये ट्रेनिंग है, शाबान में आप 2 रोजे रह लें ट्रायल पे, ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या एडजस्टमेंट्स करना है, क्या क्या चेंजेस करना है, ताकि यू विल हैव ए सेफ रमजान। ठीक, समझे? तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एक ट्रायल पे हम लोगों को जो है, आप एक शाबान के जो है 13, 14 या 15, तो अक्सर पेशेंट्स हमारे जो है वो रोजे रहते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको पता चल जाता है कि हमको जरा क्या चेंजेस करना है, मेडिसिन किस तरीके से करना है, तो ये डोज मैं इतनी कम करा या करी तो उससे हमारी शुगर कम हुई है, तो उससे आइडिया आता है, उसके हिसाब से फिर। और मैं तो ये कहूँगा हमारे पास एक डायबिटीज हॉटलाइन नंबर है, खासकर वो पेशेंट जो डायबिटीज का फॉलोअप चल रहा है यहाँ पर हमद में, उनके लिए एक डायबिटीज हॉटलाइन नंबर है 16099 16099। ये डायबिटीज हॉटलाइन नंबर है जी। ये रमजान में भी इंशाल्लाह अवेलेबल रहेगा, मेरे ख्याल से खासकर इफ्तार के बाद अवेलेबल होना चाहिए जी। तो इस पर अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई अगर एजुकेशन नहीं मिला है मसलन, या आपकी शुगर ज्यादा हो रही हो या कम हो रही हो, कुछ भी अगर रमजान से मुतालिक डाउट है तो आप इस पर फोन करके पूछ लें, आप ठीक बेटर रहेगा। 16099 ये डायबिटिक हॉटलाइन नंबर है, तो इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो उस पर पूछ सकते हैं, यानी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होना है, बेसिकली तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए। अभी भी पूछ सकते हैं कि अब हम क्या करें, कि क्या जैसे कि डायबिटीज है, आपकी मेडिसिन है, तो फिर वो हेल्पलाइन होगी, ठीक है, कि इस तरह 16099 ये नंबर है, और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। कोई भी मसला हो, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, कोई आपको कुछ अलामत है, या कुछ पूछना है कि क्या करें, किस तरह करें, रोजा कैसे रखें, अपनी डाइट के बारे में कुछ भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, और आप को जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। हम एक रमजान अवेयरनेस कैंपेन भी करने वाले हैं हम लोग, जिसमें मैं भी रहूंगा और हमारे डायबिटीज टीम रहेंगे इंशाल्लाह। उसका भी पूरा एडवर्टाइजमेंट चंद आने वाले दिनों में आएगा, उसका भी एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें भी आप जूम से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन है वो, तो उसके अंदर हम लोगों के सवालात का जवाब देंगे, उसके अंदर कुछ डाउट्स वगैरह हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल इसी तरह के जैसे हम अगर जो कंप्लेन करते नजर आते हैं पेशेंट्स वो, कि हमें एकदम से हार्ट जो है या दिल जो है वो बैठ रहा है, या जैसे शुगर के मरीज जो हैं, तो उसमें उन्हें ये जहन में रखना चाहिए कि जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं है आपकी, इसलिए चेक करना जरूरी। जैसे आपने कहा कि आपका जो अनकंट्रोल हैं या रिस्क हाई है उनका 4 to 5 4 से 5 मरतबा चेक करें, और जो कंट्रोल है उन्हें भी जो अपनी शुगर है वो चेक करनी है। अच्छा, इसके अलावा जैसे काम है, लेडीज की अब बात करूँ, कोई शुगर पेशेंट है, डायबिटिक है, तो जैसे वो किचन में काम कर रहे होते हैं, तो क्या वो कोशिश करें कि वो अफ्तारी से
काफी पहले कर लें, या क्योंकि उस टाइम में शायद कुछ हिम्मत कम हो जाती है, क्योंकि ये भी बहुत, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि उनका जो हस्बे मामूल है, अगर वो कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई यंग है और उनको कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं, तो फिर वो आप इफ्तार से पहले, लेकिन जितना हो सके इफ्तार से पहले अगर कर लें, ज्यादा पहले, जैसे कि दोपहर में किसी वक्त कर लें। मैं तो बल्कि ये कहूँगा जो भी हजरात हैं कि वो लेडीज पर कम बोझ डालें रमजान में, ताकि वो भी जो है खुशी से जो है, यानी वो भी ज्यादा टायर्ड ना हो और इबादत कर सकें रमजान में, उसका भी लुत्फ ले सकें। अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि लेडीज जो है असर के बाद अगर चले गए तो फिर इफ्तार तक भी निकलती है, यानी तो दुआ और हर चीज निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो कहूँगा कि भाई कम से किफाया, कम पर जो है आप राजी हो जाएं, ताकि जो है सभी को उसमें जो है फायदा हो जाए। जितने ज्यादा पकवान होंगे, जितने ज्यादा लवाजिमात होंगे, तो फिर बड़ा मसला हो सकता है उसमें। ठीक ठीक जी डॉक्टर, आपने डिटेल में हमें बताया। अब आखिर में ये पूछना चाहूंगी, एक बार थोड़ा सा अगर हम डाइट प्लान की तरफ आए, जैसे सहरी में थोड़े से पोर्शंस बताते चलें, बाकी तो पता है, जैसे आपने एक ये भी बता दिया कि जो एप्लीकेशन है फॉर रमजान, DARSEF, डायबिटीज के लिए है, डार्सफ, और इससे आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप पूरी गाइडलाइन मौजूद है, तो ये भी हेल्पफुल है। जनरली मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर आप शहर में अगर आप रोटी ले रहे हैं, तो वो जो है हाई फाइबर वाली रोटी, जैसे कि ब्राउन ब्रेड हो गई, ये ब्रांड वाली ब्रेड हो गई, नंबर 3 आटे की, तो आप जो नॉर्मल एवरेज साइज होती है रोटी की, बड़ी रोटी नहीं, जैसे अब यहाँ पर पीता ब्रेड जो होता है वो बड़ी साइज का भी होता है और एक छोटा सा उसके, तो अगर आप छोटे साइज का अगर है तो 1 से 2 आप ले सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 पीता ब्रेड ले सकते हैं, या घर में भी अगर आपकी नंबर 3 आटे से बनी हुई तो भी 1 से 2 आप ले सकते हैं, मगर उसका साइज जो है नॉर्मल छोटा सा, चपाती का नॉर्मल एवरेज जो साइज है वो साइज हो सकता है। ठीक है, और साथ में आप जो प्रोटीन्स में आप फॉर एग्जाम्पल एग्स ले लें, साथ में आप चीज ले लें, कोई मसला नहीं है, योगर्ट ले सकते हैं आप साथ में। आपको जो भी आप मतलब आपके जो हस्बे मामूल आपका जो कल्चर के हिसाब से ये होना चाहिए कि उसमें हाई फाइबर हो, प्रोटीन हो, पल्सेस हैं उसके अंदर, सैलड्स भी अगर थोड़ा उसमें है मिक्स हैं, तो वो भी आप उसमें इस्तेमाल ये सारी चीजें, तो आपको ठंडक रहेगी, तो उसमें आपको जो है हाइड्रेट रहेंगे आप ज्यादा, और पानी का अच्छा जितना हो सके पानी, और सहरी लेट करें, और सहरी में अगर जैसे बाकी तो इफ्तारी और सहरी के दौरान आप अपनी वो पानी की जो रिक्वायरमेंट है पूरी करते हैं, अगर सहरी में भी 2 गिलास कम से कम मिनिमम वो रखें। अच्छा, इफ्तारी में एक और डॉक्टर साहब वो मसला कि एकदम से पानी बहुत पी लिया जाता है ना, जैसे 5-6 गिलास, तो क्या उसका कोई फायदा होता है? एकदम से पानी पीते हैं तो पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम ब्लोटिंग हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, फिर आपको जो है तबीयत अभी खराब हो सकती है, क्योंकि रोजा जब खत्म होता है तो हमारे अंदर सॉल्ट्स की भी कमी हो जाती है, तो आप ज्यादा पानी पीने से आपका सोडियम लेवल कम हो सकता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए आप नॉर्मल पानी पिए। ठीक है, तो नॉर्मल आप जितना ले रहे हैं तो एकदम से ज्यादा, लेकिन आप वक्फा करके पीजिए, आपको एक ही साथ पीना सही नहीं है, वक्फा थोड़ा सा करके। और टोटल जैसे कि थोड़ा सा हिसाब रखना चाहिए कि 8 से 10 गिलास जो वो हो गए हैं, जैसे 1 बोतल आप रख लीजिए, तो उसमें स्पेशली जो शुगर के मरीज जैसे हम बात करें वो, बाकी नॉर्मल भी इसी तरह से करना चाहिए, सभी को तकरीबन ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। जी बिल्कुल। और क्या कहेंगे आप? और एक चीज है कि प्रेग्नेंट लेडीज जो रोजा रहना चाहते हैं, अब प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एक्चुअली एग्जम्पशन है, यानी अब वो रोजा छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो पहले से पिछले साल भी मतलब पहले भी रोजा रहे हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी पेश नहीं आई, और उनकी शुगर भी कंट्रोल में है, सिर्फ डाइट पर कंट्रोल है, तो वो लोग तो रोजा कोशिश कर सकते हैं, रोजा रह सकते हैं, लेकिन उनके लिए एग्जम्पशन है। खासकर वो लेडीज जो इंसुलिन पर हैं, खासकर उनके लिए तो हम कहेंगे कि ममनू है, क्योंकि हो सकता है आपकी शुगर काफी ज्यादा हो जाए या शुगर गिर जाए, तो फिर वो काफी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी में शुगर के अलावा ही शुगर गिरती रहती है, जिसकी डायबिटीज नहीं भी अगर है तो शुगर लो होती रहती है, तो इसीलिए वो एक एग्जम्पशन का पीरियड है। तो अगर आप कोशिश करके देखिए कि अगर रह सकते हैं सेफली तो ठीक है, वरना आप छोड़ दिए तो वो सेफ रहना जरूरी है। ठीक। और ये कि अगर मेडिसिन पर हैं तो वो बहुत ज्यादा मॉनिटर करना पड़ेगा, और जैसे आपने कहा कि हाइपो हो जाए, कम हो जाए, तो वो तो माँ के लिए तो है, मगर बेबी के लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो इसलिए इसमें अजम्पशन है, तो आप बाद में रख सकते हैं या किसी तरह से
से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक जी। और डॉक्टर साहब, रमजान मुबारक जो है वो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, और जैसे कि इबादतों का, रहमतों का, बरकतों का महीना है, तो हम अपने लिसनर्स से भी कहेंगे अपनी सेहत का ख्याल रखें, और इबादतों में हमें भी जरूर याद रखें, हमें भी दुआ में याद रखें जी, हमें भी दुआ में याद रखिए। और एक सेफ रमजान हो आप लोग, हम यही दुआ करते हैं ताकि आपको, लेकिन मालूमात हासिल करें आप। अगर आपके पास मालूमात नहीं है तो मालूमात हासिल करें। शुगर चेक करने की अगर मशीन है तो फौरन ले लें, आप हमेशा चेक करते रहे मुसलसल, तो आपको पता चले आपकी शुगर कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि शुगर आपको कब रोजा कब तोड़ना है, शुगर कितनी बार चेक करना है, दवा मेडिसिन आपको कैसे एडजस्ट करना है, डाइट पर खास आपको ध्यान करें, पोर्शन साइज कम करें, ज्यादा जो है आप मीठे अवॉइड करें, और आप अपनी जो एक्सरसाइज है वो अपनी रूटीन नॉर्मल आप बरकरार रखें, खासकर इफ्तार के बाद अपनी एक्टिविटी आप करना है, कर सकते हैं 1 घंटे 1.5 के बाद, जैसे कि नमाज के बाद, इस तरह से आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी के पास ये मशीन नहीं है चेक करने वाली, तो वो उनके लिए आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या उन्हें फराहम की जाती हैं या उन्हें देते हैं? यहाँ पर खतर डायबिटीज एसोसिएशन में अगर आप अपना हेल्थ कार्ड नंबर बताएं तो आपको कम रेट पर, आपको बहुत ही कम सस्ती दाम में आपको मिल जाती है। अच्छा, मशीन मिलती है और आपको चेक करने के स्टेप्स मिल जाते हैं। ठीक, तो उसका कोई तरीकाकार है, किस तरह से, उसका क्या तरीका है? आपको सीधा वहाँ ऑफिस में जाना है जो मुंतजा में है, खतर डायबिटीज एसोसिएशन, रेफरल वगैरह तो नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आपको जाना है, आप इमीडिएटली आपको मिल जाएगी वो, क्योंकि ज़ाहिर कुछ अफराद नहीं खरीद सकते या किस तरह से, तो वो वहाँ जाकर काफी सस्ते में मिल जाती है, काफी सस्ते मिल जाती है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने ये भी हमें बता दिया, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो हैं इस तरह से उनके पास नहीं होती, तो आप ये कर सकते हैं मुंतजा में। और कभी कभार हम अपने पेशेंट्स अगर वो यहाँ हमद में फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास अगर कोई मशीन एक्स्ट्रा तो हम पेशेंट्स को ऐसे ही दे देते हैं। ठीक है। जब भी अगर वो आए, खासकर जिसकी शुगर बहुत ही अनकंट्रोल्ड है, तो उनको हम ऐसी ही, अगर मशीन हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोग दे देते हैं। ठीक। लेकिन अगर ना मिले तो फिर आप डायबिटीज एसोसिएशन आप जाएं, तो वहाँ पे तो 100% आपको मिल जाती है। ठीक जी। और सबसे आखिरी बात डॉक्टर साहब, ये आपसे पूछूंगी तो नहीं ये कि आप क्या हमें कहीं, जैसे कि वैक्सीनेशन जो है लगवा रहे हैं, तो बूस्टर के बारे में क्या है? अगर रमजान मुबारक में भी आपका टर्न है या आपके अपॉइंटमेंट है तो लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं, वैक्सीन में कोई ममानियत नहीं है। ठीक है। इससे आपको कोई ताकत नहीं मिल रही है आपको रोजे में। ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप इफ्तार के बाद अगर लिए तो अच्छा है मेरे ख्याल से, क्योंकि हो सकता है आपको दर्द वगैरह हो या आपकी जरा हाल, आपको बुखार वगैरह आए, मगर ये कि वो डिले नहीं करनी आप। डिले कहाँ, डिले तो आप 1-2 हफ्ते, इससे 2 हफ्ते आप डिले नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, और करना भी नहीं है, क्योंकि अपने लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने भी बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी मालूमात दी, और इंशाल्लाह हम सब जो उम्मीद करते हैं कि सेफ रमजान के लिए इंशाल्लाह ताला। और सामिर मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से फौजिया शफीक और डॉक्टर मशहूद सद्दीकी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जो हमें दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज।